हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो ऊपर टॉपिक्स दिख रहा है ये सारा टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो टॉपिक आता है, छोटा छोटा सा टॉपिक है। एक है न्यूट्रल पॉइंट और दूसरा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं और ये मेंस और एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस और एडवांस में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है और इसके अलावा बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, दो चार्ज आपको दे दिया जाएगा, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज दे देगा और इसके बाद पूछेगा कि बताओ इसके वजह से जो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से तीन चार्ज दे सकता है। तीन चार्ज देने के बाद पूछेगा कि जो तीसरा चार्ज है उसके लिए वो कौन सा वैल्यू होगा, डिस्टेंस कौन सा होगा, कहाँ पर तीसरा चार्ज हम लोग रखें कि उस पर टोटल जो फोर्स हो वो जीरो हो, मतलब कि चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में हो। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल पॉइंट की बात करेंगे और न्यूट्रल पॉइंट में हम लोग को दो चार्ज लेना होगा। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग को तीन चार्ज कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट का। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट हम लोग दो केस में बात करेंगे। पहला जो केस होगा उसमें हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ L है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा Q1 है, एक Q2 है। तो Q1 से किस डिस्टेंस पर, ये मान लेते हैं X1 है, तो X1 डिस्टेंस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो ये हमको पता करने के लिए क्वेश्चन में दे सकता है कि X1 का वैल्यू क्या होगा। X1 का वैल्यू क्या रखें कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाए। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q1 और दूसरा ले लेते हैं Q2, या फिर Q1 को निगेटिव ले लेते हैं, Q2 हम अपना पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। तो एक तो पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कहां पर जीरो हो सकता है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा। तो कहीं मान लेते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, D पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिमिलर चार्ज लेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट हम लोग कहाँ मिलेगा, दो चार्जों के बीच में मिलेगा। और अगर हम लोग डिसिमिलर चार्ज लेंगे तो हमको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो बाहर मिलेगा, या तो इस तरफ मिलेगा या फिर इस तरफ मिलेगा। इस तरफ किस कंडीशन में मिलेगा, अगर हमारा Q2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, Q1 वीक है तो इस तरफ मिलेगा। अगर Q1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, Q2 वीक है तो इस तरफ मिलेगा। मतलब जिधर वीक चार्ज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उधर हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग X1 पता करने की कोशिश कर रहे हैं, X1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ए डिस्टेंस हमने X1 ले लिया है और ए डिस्टेंस हम ले लेते हैं X2। ठीक है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, E बराबर जीरो। तो इसके वजह से, या फिर बोले तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना वो बराबर होगा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0, जिसको हम लोग K लिख लेते हैं, और साथ में Q1/r² X1 स्क्वायर, और ये इक्वल होगा K इंटू Q2/X2 स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आ रहा है X1 स्क्वायर बटा X2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, X1 स्क्वायर बटा X2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1/Q2। ठीक है, और यहाँ से अगर हम X1/X2 निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से X1/X2 अगर हम लोग निकाल लें तो ये आ जाएगा √Q1/Q2। और यहाँ से अब हमको क्वेश्चन में अगर देता है कि X1 का डायरेक्ट वैल्यू बताओ, दो चार्ज दे देगा, दो चार्ज के बाद बोलेंगे कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो हम सबसे पहले पता कर लेंगे दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, X1 इज इक्वल टू √Q1 बटा √Q1 प्लस Q2 इंटू टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच L। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर X2 निकालने के लिए दे दें तो X2 के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, √Q2 बटा √Q1 प्लस Q2 इंटू L। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों लगा रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमारा जो X1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 का।
ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 का है, x2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q2 का है। और जब दो चीज प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग x1 यहाँ से आसानी से फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, q1 बटा q1 प्लस q2 का अंडर रूट इंटू एल। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं पोजीशन जहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट का। और इसके अलावा इसमें प्लॉट ड्रॉ करने के लिए भी दे सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेगा कि डिस्टेंस के साथ दिखाओ, जैसे यहाँ पर इस टाइप का हम लोग प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा Q1 होगा और यहाँ पर होगा Q2, ठीक है। तो जहां पर Q1 होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हाई करेंगे, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर Q1 और Q2 दोनों इक्वल रहा तो यहाँ पर स्पेशल केस हम लोग ले सकते हैं। अगर Q1 और Q2 दोनों इक्वल रहा तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तब x1 आ जाएगा अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट 2Q1, ठीक है। क्योंकि Q1 और Q2 यहाँ पर दोनों इक्वल है, दोनों अगर इक्वल रहा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू एल इज इक्वल टू ए कितना आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये अंडर रूट टोटल का नहीं होगा बल्कि इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ये अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 हो जाएगा, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, क्योंकि यहाँ पर ए जो है अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q2 है। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये फॉर्मूला एक साथ नहीं होगा बल्कि दोनों अलग अलग होगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाहर आएगा 2Q1, ठीक है। यहाँ से Q1 कैंसिल हो जाएगा और x1 का वैल्यू आ जाएगा L/2। मतलब कि अगर दोनों चार्ज हमारा इक्वल रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा, तो हम लोग को जो न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला है वो बिल्कुल मिडिल में L/2 पर मिलने वाला है, ठीक है। तो L/2 पर हम लोग जीरो करेंगे और उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो इधर रहेगा। इसके बाद इसका पावर ज्यादा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग निगेटिव डायरेक्शन दे देंगे और ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, इनफिनाइट पर। यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये इनफिनाइट पर ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से। ये हमारा प्लॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ, ठीक है। अब हम लोग केस 2 का बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, उसको हटा देते हैं। केस 2 में हमारा टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ए जो है वो एल ही है, बस चार्ज एक Q1 है और एक Q2 है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 लिख सकते हैं लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ठीक है। जिधर हम लोग का जो चार्ज छोटा हुआ उधर ही हम लोग डी ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को पता करना है कि डी का वैल्यू क्या होगा। तो जब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा तो फिर से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बराबर लिख सकते हैं, के इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के हमने लिख लिया इंटू Q1 बटा डी स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बटा एल प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को डी निकालना है, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, के यहाँ पर भी रहेगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा Q1 इंटू एल प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 इंटू डी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके और हम लोग डी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा एल प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बटा Q1 इंटू डी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एल प्लस डी का होल स्क्वायर निकालें, एल प्लस डी निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट Q2 बटा अंडर रूट Q1, ठीक है, और साथ में डी, इसमें डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या पता करना है, डी पता करना है। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए हो जाएगा एल इज इक्वल टू डी कॉमन ले लें, तो डी कॉमन लेने से ए बन जाएगा और अंडर रूट Q2 बटा Q1 माइनस 1, ठीक है। डी को हम लोग इस तरफ ले गए तो ओ माइनस डी हो गया और यहाँ पर डी कॉमन था तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हम लोग डी निकाल लें तो डी का वैल्यू आ जाएगा एल बटा अंडर रूट Q2 बटा Q1 माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है डी के लिए,
ठीक है। अगर दो चार्ज दिया रहे, एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज निगेटिव हो, और इन दोनों चार्ज की वजह से हम लोग को कोई न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए दे दे, तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्लॉज जहां पर पास में जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, काफी हाई होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मिडिल कॉइल पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके वजह से, क्योंकि Q/R², 1/4πε0। हालांकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से ऐड होगा, इसकी वजह से अगर इधर है तो इसकी वजह से भी इधर की ओर ही होगा, तो दोनों का ऐड होकर के यहाँ पर इसका तो 1/0 करेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1² 0, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस 0 है तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। उसके बाद एक कम होता जाएगा जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, लेकिन फिर इधर कम नहीं होगा, जैसे जैसे दूर इधर आएंगे इसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होना शुरू हो जाएगा। तो इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो -Q की वजह से इधर और +Q की वजह से इधर था। जब इस पॉइंट पर आएंगे तो -Q की वजह से इस डायरेक्शन में होगा और प्लस की वजह से इधर होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव इनफिनाइट जाएगा और फिर हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस तरह से अगर इसके बाहर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही होगा और कहीं पर इनफिनाइट पर जाकर के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन पता करना चाहें तो इस पॉइंट पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, Q2 की वजह से इस तरफ था और Q1 की वजह से भी इस तरफ था, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो 0 पर इन्फिनिटी और फिर कुछ इस टाइप से हम लोग को मिलेगा, इनफिनाइट पे जाकर के फिर 0 होगा। तो ए प्लॉट होगा अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो प्लॉट है आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मेंस और एडवांस के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा प्लॉट बोर्ड के एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इक्विलिब्रियम है इसका 3 टाइप होता है, ठीक है। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसका बेसिक हमने पहले बताया था, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई चीज में रखा हुआ है, मान लेते हैं गोल सा है, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर उठा करके रख दें तो ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस पर जितना नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा उतना ही ये नॉर्मल ऊपर की ओर लगा देगा। तो नेट फोर्स तो यहाँ पर भी 0 रहेगा और नेट फोर्स यहाँ पर भी 0 रहेगा। कोई हॉरिजॉन्टल स्पेस पर रखा हुआ है तो नेट फोर्स यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। फिर तीनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क यह है कि ये जो हमारा है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। इसमें अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इस पर फोर्स लगा दें तो वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इसको अगर हम उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे तो अब भी ये स्टेबल की कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अपने ओरिजिनल स्थान पर ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि एक बार अगर उसको हम डिस्प्लेस कर दें तो वो फिर से वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, लेकिन अभी भी वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहेगा, ठीक है। इस पर नेट फोर्स अभी भी 0 है, न तो अपने ओरिजिनल जगह पर आएगा और न ही अपने जिस जगह पर डिस्प्लेस किए वहां से कहीं दूर जाएगा। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम लोग 3 केस लेंगे, ठीक है, 3 केस लेंगे। चार्ज हमारा 3 ठो रहेगा। एक मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर हो गया Q1, ये हो गया Q2 और एक हो गया स्मॉल q। तो पहला केस लेंगे जिसमें तीनों का तीनों पॉजिटिव होगा। दूसरा केस लेंगे जिसमें ये दोनों पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तीसरा केस लेंगे जहां एक पॉजिटिव एक निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव होगा। अब तीनों केस में हम लोग को पता करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होगा, ठीक है। तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले, ये हमारा पहला केस है
पहला केस में इस टाइप से एक तो चार्ज यहाँ पर हम लोग रख दिए Q1 और एक तो यहाँ पर रख दिए Q2, ठीक है। और जब दोनों पॉजिटिव होगा तो हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो हमेशा बीच ही मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, क्योंकि ये जो है चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट इस चार्ज के लिए, थर्ड चार्ज के लिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो हमेशा हम लोग को इन दोनों के बीच में ही मिलने वाला है। अब बीच में जब है तो ये हम लोग को निकालना होगा। मान लेते हैं डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है और टोटल डिस्टेंस l है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर टोटल फोर्स 0 होगा तो k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k लिख दिए, q1 इंटू q बटा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू k2 इंटू q बटा x2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर वो न्यूट्रल पॉइंट वाला कंडीशन आ जाएगा, जब हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज लेकिन न्यूट्रल पॉइंट निकाल रहे थे वही कंडीशन सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 बटा x1 बाई x2, ठीक है, या फिर यहाँ इधर x1 को लेकर चले आ रहे हैं तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई Q2, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग को x निकालने के लिए दे दे तो x बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, x1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा ए चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है, पर टोटल जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि ए जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ए भी इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ये बाहर जा सकता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, पर ये जो चार्ज है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? दूसरा केस में आते हैं तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर ये जो कंडीशन है पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब एक हम दूसरा केस ले रहे हैं, ए वाला, सेकेंड वाला, पॉजिटिव और क्यू को निगेटिव लेना है। तो निगेटिव लेना है तो क्या हम लोग इसको बीच में रख सकते हैं, दो चार्ज हमारा पॉजिटिव है Q1 और Q2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग को, तीसरा जो चार्ज है Q वो बाहर लेना पड़ेगा। इसमें से ये दोनों पॉजिटिव है और ए निगेटिव है। जब ए निगेटिव है तो इसको ए अपनी तरफ खींचेगा और ए भी अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। इस तरफ रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों अपनी तरफ अटैच कर लेगा, तो यहाँ पर हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर बाहर इस तरफ रखेंगे तो भी ये दोनों अटैच करेगा, तो फिर से हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो फोर्स होगा Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा और Q1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, और कंडीशन बिल्कुल सेम पहले जैसा ही आ जाएगा। मतलब कि ये जो दोनों केस है और दोनों में सेम हम लोग का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये जो तीसरा चार्ज है उसको हम पॉजिटिव ले या फिर निगेटिव ले, इसके लिए हम जो केस मिलेगा x1 और x2 का वैल्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो लगाने के बाद हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। x1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू टोटल लेंथ L, ठीक है। L क्या है, इन दोनों के बीच का लेंथ है। तो इन दो केस में हम लोग को सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब थर्ड केस हम लोग कंसीडर करते हैं जहां पर दो चार्ज Q1 और Q2 दिया हुआ है और ये दोनों जो चार्ज है डी सिमिलर है, ठीक है, डी सिमिलर है और जो बीच वाला चार्ज है वो पॉजिटिव है। इस केस में हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर मिलेगा, तो ले लेते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, यहाँ पर ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ठीक है। और दूसरा निगेटिव है तो इसको हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। तो तीसरा चार्ज हम लोग कहीं इधर कंसीडर करते हैं। अब इस चार्ज पर क्या होगा, ए जो है बाहर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये जो दूसरा चार्ज Q2 है वो अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। तो हमारा चार्ज Q फिर से क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका डिस्टेंस हम लोग को मान लेते हैं ये D है। D हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा कि D का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पर कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चार्ज, Q1 होगा ग्रेटर देन Q2। Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा Q2 से। तो अब फिर से यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे K इंटू Q1 इंटू Q1 इंटू Q बटा टोटल डिस्टेंस A वाला L और साथ में D, L प्लस D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Q2 Q बटा D स्क्वायर,
ये हम लोग फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, के फिर यहाँ पर कैंसिल होगा, क्यू से क्यू कैंसिल होगा, और फिर से हम लोग को वही फॉर्मूला मिलने वाला है जो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट के लिए फॉर्मूला निकाले थे। तो ये जो रिजल्ट है हम लोग को दे देगा d इज इक्वल टू एक्स बटा, यहाँ पर जो d आएगा वो आ जाएगा एक्स बटा Q2 बटा Q1, Q2 बटा Q1 माइनस 1। ये रिजल्ट फिर से जो न्यूट्रल पॉइंट में हम लोग रिजल्ट निकाले थे वो हम लोग का रिजल्ट फिर से आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो इससे ज्यादा कोई और केस बनता नहीं है, इससे ज्यादा कोई और क्वेश्चन बोर्ड में या फिर जो आपका मेन एग्जाम है IIT मेंस का, उसमें इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इक्विलिब्रियम का एक केस और आ सकता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक चार्ज Q ले लिया है, ठीक है, या ऊपर निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर निगेटिव ले लेते हैं और नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पॉजिटिव लेंगे तो एक क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ऊपर की ओर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नीचे से ऊपर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से ऊपर फोर्स जो लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, जिसको हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेंगे, और नीचे लगेगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटा, या फिर डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो Q इंटू ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग को E निकालने के लिए दे दे वैल्यू, या फिर Q निकालने के लिए दे दे, Q का क्या वैल्यू रखें कि हमारा चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये आ जाएगा mg बटा E, ठीक है। तो ये एक तीसरा कंडीशन हो सकता है। और यहाँ पर एक्सीलरेशन भी हालांकि स्टेबल है, तो यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन होगा नहीं, टोटल नेट फोर्स तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 4 केस बनता है इक्विलिब्रियम से। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, अगर 2 चार्ज दिया हुआ है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होगा। और साथ में हमने देखा था इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस को देखा था, अगर 3 चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज को किस पोजीशन पे रखें कि हमारा जो पूरा सिस्टम है या फिर जो हमारा तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरे चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि चार्ज, ठीक है, चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड हो, लटका हुआ हो किसी स्ट्रिंग के जरिए, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट फिगर दिया है, हेडिंग एक बार लिख दीजिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड बॉडी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बारे में ज्यादा डीपली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा पीडीएफ, और अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा। आप लोगों को जो पीडीएफ है इस चैप्टर का मिल जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है, मेनली बस समझ लेना है। तो यहाँ पर हमने 4 कंडीशन दिया है, ठीक है। चारों में आप देख सकते हैं हमारा जो चार्ज है वो सस्पेंडेड है, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है 2 प्लेट के बीच में रखा हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो तरीका था इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इसके लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि Q के किस वैल्यू के लिए ये इस तरह से सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है यहाँ पर ये जो बॉब है स्ट्रिंग में बांधा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा तो ये क्या होगा, और फोर्स लगेगा इस पर Q इंटू ई के बराबर, और फोर्स लगेगा तो एक पॉइंट यहाँ पर ये जो बॉब है यहाँ पर चला आएगा। अब हम लोग को निकालना है, अब एक जो बॉब है इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर नेट फोर्स टोटल 0 लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए T का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, साथ में थीटा का क्या वैल्यू होगा वो भी पता करना है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है यहाँ पर 2 बॉब है, दोनों पर चार्ज Q है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस ये दोनों एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को पता करना है कि अब तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के बाद इसमें टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, और साथ में थीटा का वैल्यू क्या होगा। और ये जो चौथा कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर सेम एक चीज है, लेकिन इसको हम लोग वाटर के अंदर लेकर के चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वाटर है, वाटर के अंदर इन दोनों बॉब को ले जाया गया है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर टेंशन क्या होगा, और साथ में
हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, वाटर का जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा उसका वैल्यू निकालेंगे सिग्मा और रो के टर्म में। डेंसिटी जो रो है, वाटर का डेंसिटी रो है और सिग्मा जो होगा हमारा इस बॉब का डेंसिटी होगा। तो सिग्मा और रो के टर्म में के का वैल्यू या फिर जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अगर हम लोग निकालें किसी मीडियम के अंदर तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है इसके टर्म में वाटर का डेंसिटी और बॉब का डेंसिटी इसके टर्म में क्या होगा, सिग्मा और रो के टर्म में क्या होगा एप्सिलॉन आर का वैल्यू, वो हम लोग इस फिगर से निकालेंगे। तो ये चारों का चारों जो मेथड है कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा कंपटीशन, हालांकि एडवांस में इसका क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा चेंज करके देगा। हालांकि इस टाइप क्वेश्चन एडवांस में पूछा है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो एमसीक्यू हम लोग सोल्व कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो वहां पर हमने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसमें इस टाइप का एक वाल था और वाल में ये बांधा हुआ था स्ट्रिंग, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये थीटा कितना होगा निकालने के लिए दिया था। तो घुमा फिरा करके यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है। और WBJ की बात करें या फिर वेस्ट बंगाल जे या फिर मेंस या फिर छोटा मोटा जो एग्जाम है वहां पर तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले और इसको देखते हैं। ये जब इक्विलिब्रियम होगा तो इस पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, नीचे की ओर दिखाया गया है फोर्स mg लगेगा और t लगेगा ऊपर की ओर। अब यहाँ पर हम लोग को t निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं t को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर जो हो जाएगा t cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन में होगा t sin थीटा, ठीक है। और इधर जो हमारा फोर्स लगेगा वो हो जाएगा Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसी चार्ज को रख दें तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा Q इंटू ई फोर्स लगेगा। T को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक T cos थीटा और एक T sin थीटा। एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर T cos थीटा, पहले इसको लिख लेते हैं T sin थीटा इक्वल हो जाएगा QE के बराबर, ठीक है। इधर T sin थीटा उधर QE, इक्विलिब्रियम में है पूरा हमारा सिस्टम, और T cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं mg, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, एक T निकालना है और दूसरा निकालना है थीटा का वैल्यू। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड अगर कर दें तो T से T कैंसिल हो जाएगा और साइन बटा cos क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं QE बाय mg। और यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकाल लें तो ये हम लोग का आ जाएगा tan इनवर्स QE बाय mg। थीटा हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को टेंजेंट t निकालना है, तो t के लिए हम लोग क्या करेंगे, t के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं QE का। अगर हम लोग QE और mg का दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ले लेते हैं, ये कुछ इस डायरेक्शन में देगा, तो यहाँ से हम लोग का t इक्वल टू आ जाएगा QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये हमारा जो वैल्यू देगा t का वैल्यू देगा। तो यहाँ से हमने थीटा भी निकाल लिया और साथ में t भी निकाल लिया, तो ये हमारा पहला कंडीशन हुआ। Q भी आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा और mg का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा केस में, ठीक है। पहला केस तो हो गया, दूसरा केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, इस पर सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, कहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज भी Q है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर डायरेक्ट हम लोग चाहें तो इस पर फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम Fe दे देते हैं और Fe का वैल्यू कितना होगा, Fe का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग K बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q स्क्वायर बटा हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों पर चार्ज जो है वो Q है, Q बटा x स्क्वायर, ठीक है। अब x हम लोग को दिया हुआ नहीं रहेगा, x हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पूरा एंगल हम लोग मान लेते हैं 2 थीटा, इस पूरा एंगल को 2 थीटा मान लेते हैं, तो आधा जो एंगल होगा वो होगा थीटा, ठीक है। आधा आधा अगर एंगल को हम लोग डिवाइड कर ले दो पार्ट में तो ये थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, L cos थीटा इज इक्वल टू ए वाला ऊपर वाला टर्म होगा और L sin थीटा हो जाएगा x/2 के बराबर, x/2 के बराबर, x/2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं L sin थीटा। तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 2L sin थीटा, ठीक है।
एक्स निकल जाएगा। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब रहा बात थीटा निकालने का, थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे इस पर जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, इधर F हो गया, और ऊपर की ओर जो टेंशन लगेगा वो T लगेगा। अब T को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक इधर आ जाएगा, ए एंगल थीटा है तो ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, या फिर इसको हम लोग सीधा एक लाइन खींच लेते हैं, ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो हम लोग का आएगा ये टी कॉस थीटा आएगा, और नीचे में जो टर्म आएगा वो आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, और एफ ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर जानते हैं, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और दोनों को जब हम लोग फिर से एक बार डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बटा एम जी। ठीक है, अब साइन थीटा tan थीटा से हम लोग साइन थीटा चाहे तो निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली निकालना पॉसिबल है। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बटा पी ए टर्म है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है x बटा 2। ठीक है, लेकिन हम लोग को फिर x पता होगा नहीं, तो हम लोग इससे ही निकाल लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बाई बी। अब यहाँ से h निकाल लेंगे। ठीक है, h बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, h निकल जाएगा, तो उसके बाद साइन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, अब साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल क्या देगा, क्वेश्चन देगा कि दो बॉब है, दोनों पर चार्ज Q है, और इसको L लेंथ के स्ट्रिंग से बांधा गया है। ठीक है, और इसके बाद बोलेगा कि बताओ कि ये कितना एंगल बनाएगा, एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाएगा, और साथ में ये दे सकता है कि इस पर टोटल टेंशन इक्विलिब्रियम में कंडीशन में टेंशन कितना होगा। तो टेंशन के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल लिए, सॉरी टेंशन अभी हम लोग निकाले नहीं है, तो टेंशन भी अब चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। टी बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हम लोग का टोटल टेंशन हो जाएगा, जिसमें एफ ई हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग एल साइन थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पर दिया हुआ रहेगा सिर्फ दो ही चीज, एक लेंथ एल दिया हुआ रहेगा और एक चार्ज क्यू दिया हुआ रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद आप लोग को टेंशन खुद से निकालना है, एक्स का वैल्यू कितना होगा एक खुद से निकाल लेना है। ठीक है, कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग को एक्स निकाल लेना होगा एक में, दूसरा में हम लोग एक्स से साइन थीटा निकाल लेंगे। जब एक्स और साइन थीटा पता चल जाएगा तो हम लोग एफ ई का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स निकालने के लिए 2l साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा यहाँ से हमने निकाल लिया, यहाँ पर पुट कर दिया तो एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया तो हम लोगों ने तीसरा स्टेप में एफ ई निकाल लिया। जब एफ ई निकाल लिया तो एफ ई और एम जी का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो हम लोग का टेंशन टी निकल गया। तो सिंपल सी चीज है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग का तीसरा कंडीशन, अगर इस पूरा सिस्टम को वाटर के अंदर लेकर के जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग का यहाँ पर एक रिजल्ट है, इसको रहने देते हैं, ये हम लोग को काम में आएगा। ये हम लोग का आएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बटा एम जी। इसमें हम लोग को एक रिजल्ट मिला है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बटा एम जी। ठीक है, और एफ ई इतना यहाँ पर कितना है, एफ ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 Q स्क्वायर बटा एम जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू फोर्स का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हम लोग का कितना था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर और साथ में एम जी। यहाँ पर हम लोग का tan थीटा का ए वैल्यू है। ठीक है, अब जब इस पूरा सिस्टम को हम वाटर के अंदर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू था, नीचे यहाँ पर एम जी था, पर अब यहाँ पर एम जी माइनस रो वी जी होगा। रो वी जी क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर होगा उस पर अपना एक फोर्स लगेगा, अपथर्ड फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से इसका जो है वेट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वेट अब कितना हो जाएगा, एम जी माइनस रो वी जी, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें इधर जो फोर्स लगेगा एफ ही लगेगा। ठीक है, और ऊपर की ओर टेंशन डी लगेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग tan थीटा निकालेंगे तो ये हम लोग को tan थीटा इज इक्वल टू देने वाला है एफ ई, इसको एफ ई डैश हम लोग नाम दे देते हैं, एफ ई डैश बटा एम जी माइनस रो भी जी।
और यहाँ से एफी डैश अगर हम लोग निकाले तो ये हम लोग को देगा 1/4πε0, 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इसका नाम देते हैं। वाटर के अंदर है तो फोर्स क्या होगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा, फोर्स थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा एप्सिलॉन आर। और साथ में क्यू स्क्वायर, क्यू जितना चार्ज जितना था उतना ही है, और ए हो जाएगा mg माइनस रो भी जी। अब इन दोनों से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो ए हो जाएगा इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल होगा, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बच जाएगा 1/mg माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू आएगा 1/εr, ठीक है, mg इंटू एक्स स्क्वायर, mg इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू आएगा 1/εr, एक तो हम लोग का रह जाएगा εr इंटू mg माइनस रो भी जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम εr का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग का εr कितना आएगा, और साथ में यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर भी होगा जो हम लोग का छूट रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर देना होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। अब जब हम लोग इतना वैल्यू रख लिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा, और साथ में यहाँ से एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर हम लोग को कितना मिलेगा, एप्सिलॉन आर मिल जाएगा और ए एम जी ऊपर चला जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई एम जी माइनस रो भी जी, ठीक है। जी जी भी कैंसिल होगा तो जी जी को कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा एम बटा एम माइनस रो भी। यहाँ पर एम क्या है, एम मास है बॉब का। अब मास बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी, इसको सिग्मा अगर हम ले लें डेंसिटी इसका, इस बॉल का, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे भी से डिवाइड कर देंगे, तो एम बटा भी माइनस यहाँ पर कैंसिल होकर सिर्फ रो बच जाएगा, और एम बटा भी को क्या बोलते हैं, सिग्मा, तो ए आ जाएगा सिग्मा बटा सिग्मा माइनस रो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू आया, इतना कुछ करने से डिस्कस ये निकला निष्कर्ष कि एप्सिलॉन आर जो हमारा होगा वो सिग्मा बटा सिग्मा माइनस रो के बराबर होगा, ठीक है। थर्ड केस के लिए अगर हम पूरा सिस्टम को, दो बॉब है, दो बॉब दोनों पर चार्ज क्यू है, और इस पूरा सिस्टम को अगर हम लोग लेके चले जाए वाटर के अंदर, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर जो होगा, एप्सिलॉन आर अगर ना भी दिया रहे और अगर डेंसिटी दिया रहे बॉब का, तो हम लोग इसके हेल्प से एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, एक क्वेश्चन काफी अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस बॉब का डेंसिटी दिया रहे तो डरना नहीं है, क्योंकि डेंसिटी इसलिए दिया है ताकि हम लोग एप्सिलॉन आर निकाल सके। जब एप्सिलॉन आर निकल जाएगा तो हम लोग इन दोनों के बीच फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, दो बॉब दिया हुआ है, दोनों बॉब का डेंसिटी आपको पता है, दोनों बॉब को वाटर के अंदर ले जाया गया है। अब बताओ फोर्स का वैल्यू क्या होगा इन दोनों के बीच, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, एफी का वैल्यू, ठीक है। हम लोग एफी का वैल्यू सिर्फ tan थीटा का वैल्यू नहीं, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हम लोग tan थीटा निकाले हैं। अगर हम लोग सिर्फ एफी का वैल्यू निकालें तो ये इतना ही आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन आर हम लोग कहाँ से निकालेंगे, एप्सिलॉन आर निकाल लेंगे हम लोग इस फार्मूला से, और इसके बाद हम लोग का जो फोर्स है वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ये हम लोग को देखना है। अगर चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिफरेंट कंडीशन हो सकता है ऑक्सीलेशन का। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चार्ज बॉब था, और चार्ज बॉब के लिए डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट स्ट्रिंग से वो लटका हुआ था, और कंडीशन हमने देखा था इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा था एक चार्ज बॉडी है जो कि दो प्लेट के बीच रखा हुआ सस्पेंडेड है, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ निगेटिव चार्ज है, और बीच में बॉब लटका हुआ है। इसके इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हमने देखा था। इसके अलावा एक चार्ज बॉडी था जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहा था, ठीक है, और इसको इस टाइप से बांधा हुआ था। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, बॉब पर चार्ज क्यू दिया हुआ था। इसके अलावा हमने कुछ इस टाइप का सिस्टम देखा था जिसमें दो चार्ज बॉब था, और
ये दो चार्ज बॉब के इक्विलिब्रियम के लिए हमने कंडीशन निकाला था, और तीसरा कंडीशन देखा था जिसमें हम लोग इस चार्ज बॉब को वाटर के अंदर ले गए थे या फिर किसी लिक्विड के अंदर ले गए थे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या फिर एप्सिलॉन आर था। तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन बनता है। तो ये सारा के सारा चीज काफी इंपॉर्टेंट है मेंस और एडवांस के लिए। आज एक बार फिर से एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि मेंस और एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो चार्ज बॉडी है उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। चार्ज बॉडी जो कि ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा जो बॉडी है कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग में लटका हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे 11th क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तीन डायरेक्शन से दे सकते हैं। इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब टाइम पीरियड क्या होगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब टाइम पीरियड क्या होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तब टाइम पीरियड क्या होगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं एक रिंग है, ठीक है। रिंग पर चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं Q है। इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सेंटर से होकर के पास कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग निगेटिव चार्ज रख दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रख दें, तो ये रिंग क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है तेजी से इधर आएगा, इधर से आने के बाद इसको क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद इधर आएगा, इसके बाद फिर से क्या करेगा, रिंग इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ से ऑक्सीलेशन करेगा। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा वो हम लोग को सीखना है। और इसके अलावा एक कंडीशन और हम लोग सीखेंगे, अगर कोई बॉडी है जो कि इस तरह से स्प्रिंग में बांधा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज हमने Q दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये सारा जो टॉपिक्स है मेंस और एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बॉब और स्ट्रिंग से। सबसे पहले हम लोग इस केस को ले लेते हैं। एक बॉब है जिस पर चार्ज Q दिया हुआ है और इसको जो है स्ट्रिंग से इस तरह से बांध करके रखा गया है। चार्ज इस पर Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, इस पर नीचे की ओर वेट कितना लगेगा। यहाँ पर अगर चार्ज हमारा ये जो हमारा बॉडी है अगर वो चार्ज ना हो तो टाइम पीरियड कितना होगा 2π√L/g, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से तो वेट इसका mg था, अब mg प्लस QV टोटल फोर्स इस पर लगेगा नीचे की ओर, ठीक है। ये अब हो जाएगा यहाँ पर टोटल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं F बराबर कितना होगा, F बराबर m इंटू ए, और a बराबर हम लोग लिख सकते हैं mg प्लस QV। यहाँ से अगर हम एक्सीलरेशन निकाल लें तो ये हो जाएगा mg प्लस QV बटा m, ठीक है। ये हमारा नया एक्सीलरेशन हो जाएगा। पहले से बॉडी का एक्सीलरेशन नीचे की ओर था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता सिर्फ और सिर्फ g के बराबर, लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आया है, लेंथ स्ट्रिंग का जितना था उतना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब नया एक्सीलरेशन मिल रहा है mg प्लस QV/m, तो हम लोग क्या करेंगे g को सिंपली इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे। अगर कहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रिंग है जिस पर चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसका टाइम पीरियड निकालो, तो हम लोग को सिर्फ करना ये है कि जहां पर g है g को अब चेंज करके हम लोग को a का वैल्यू पुट कर देना है। तो ये जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा t डैश वो होगा 2π√L, तो जितना था उतना ही रहेगा, नीचे में हो जाएगा g प्लस QV/m, ठीक है। m से m कैंसिल होगा, अलग अलग करेंगे तो g प्लस QV/m ये नया टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको रिवीजन करने में या फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पीडीएफ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो एक पहला केस हो गया। अगर यहीं पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर कर देते हैं तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऊपर कर देंगे तो ये जो टोटल अब फोर्स है mg माइनस हो जाएगा, mg माइनस QV, और ये टाइम भी हो जाएगा mg माइनस QV, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक माइनस साइन लेना है, तो ये काफी ज्यादा इजी है, सिर्फ यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल रहा तब क्या होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस डायरेक्शन में लगा दे तब क्या होने वाला है, तो फिर से वही होगा, हम लोग का चेंज कौन सा टर्म होने वाला है, बस एक्सीलरेशन है जो कि चेंज हो सकता है, फोर्स जो है अब नया फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो है नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अब नेट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं।
अब इस पर लगने वाला जो नया फोर्स होगा, एक तो QE लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और mg लगेगा नीचे की ओर। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स F बराबर QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा नया फोर्स। और अगर यहां से हम एक्सीलरेशन निकालना चाहें, क्योंकि हमको जरूरत है एक्सीलरेशन का, 2 पाई अंडर रूट L बाई एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पर हम लोग m से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m से डिवाइड करेंगे तो QE बाई m का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर mg, m कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा g स्क्वायर। तो ये हम लोग को नया एक्सीलरेशन मिलेगा। जब नया एक्सीलरेशन मिल गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई a कर देंगे। a की जगह पर अंडर रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा QE बाई m का होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो इस तरह से अगर कोई स्ट्रिंग में बंधा हुआ ऑब्जेक्ट दे दे तो हम लोग को घबराना नहीं है, टाइम पीरियड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस में हम लोग को क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगा, रिंग पर चार्ज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस रिंग की वजह से हम लोग को निकालना होगा कि चार्ज जो बॉडी है उसका ऑक्सीलेशन क्या होगा। यहाँ पर रिंग हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इस टाइप का रिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन रख दें तो ये क्या होगा, पहले तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज है रिंग पर, ठीक है। ये रिंग क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, खींचेगा तो एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ आने के बाद एक कुछ पीछे की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, रिंग जो रखा हुआ है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, इस तरह पे गोल रखा हुआ है और इसके दोनों तरफ जो होगा एक्सिस होगा, इस टाइप से रखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो रिंग है, रिंग के दोनों तरफ चार्ज अप एंड डाउन करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा। इस ऑक्सीलेशन के लिए अब हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ऑक्सीलेशन के लिए टाइम पीरियड और ऑक्सीलेशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, तो ऑक्सीलेशन के लिए कंडीशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से आ रहा है, उसका एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो ऑक्सीलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, किसी रिंग की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं। कितना हो जाता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये होता है किसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यहाँ पर हम लोग r को x मतलब कि सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, अगर हमारा x r से काफी बड़ा रहा तब क्या होगा, x अगर बहुत बड़ा रहा r से तो r इग्नोर हो जाएगा, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा x के होल क्यू, ठीक है, x का पावर होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि r के पावर r तो हमारा इग्नोर हो जाएगा और x स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x के पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकाल लें तो a आ जाएगा, x से एक कैंसिल होगा, ठीक है, तो a बन जाएगा x स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा x स्क्वायर। तो a आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकाल लें तो फोर्स बराबर q इंटू ई, एक और q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करें या नहीं करें प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर हम लोग एक और q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और एक्सीलरेशन की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर नीचे हम लोग एक m से डिवाइड कर देंगे, लेकिन क्या एक सिस्टम होगा, ये सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के लिए हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है 1/x स्क्वायर नहीं बल्कि x आना चाहिए, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर x के फॉर्म में आना चाहिए, तब तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग का ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पर चार्ज q था, एक q यहाँ पर जो आया है इसका चार्ज आया है, एक माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल लें तो माइनस q इंटू ई बटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्सीलरेशन निकाल लें तो इतना बटा m हो जाएगा, ठीक है। तो a एक्स स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब हम अगर r x को काफी बड़ा कर दें, ठीक है, x को अगर हम लोग काफी बड़ा कर दें तो हमारा जो बॉडी होगा वो एसएचएम में नहीं होगा,
कहने का मतलब अगर हम बॉडी को चार्ज को बहुत दूर ले जाकर के रख देते हैं तब हमारा जो पार्टिकल होगा, जो चार्ज होगा, वो ऑक्सीलेट नहीं करेगा। तो हम लोग दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, x लेस देन r। अगर x बहुत छोटा होगा, अगर इसको हम बहुत करीब ला करके रिंग के पास रखें तब किस टाइप का इक्वेशन आएगा, तो उस केस में हम लोग का जो x है वो इग्नोर हो जाएगा। x इग्नोर हो जाएगा तब हम लोग का बच जाएगा r। ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx बटा r के पावर 2 कैंसिल होगा q, और x तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स अगर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q e, एक माइनस साइन भी आएगा, x बटा r3, और यहाँ से एक्सीलरेशन जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q e, ठीक है, q e x बटा m r q, जहां पर मास इलेक्ट्रॉन का जो मास है या फिर जो भी निगेटिव चार्ज है उसका मास हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा। और ये जो हमारा है पूरी तरह से इसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x था, यहाँ भी a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो हमारा जो काम था वो खत्म हो गया। कहने का मतलब कि रिंग से अगर बहुत दूर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें तो वो ऑक्सीलेट नहीं करेगा, और जब ऑक्सीलेट नहीं करेगा तो हम लोग उसका टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर कहीं सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर बहुत दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है तो वो ऑक्सीलेट करेगा कि नहीं, तो सीधा जवाब देना है ऑक्सीलेट नहीं करेगा। और अगर हम लोग काफी करीब रखते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू छोटा रखते हैं तो हमारा चार्ज ऑक्सीलेट करेगा, और जब ऑक्सीलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड फिर पूछेगा कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, कंपेयर करने से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म हम लोग का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k लिख लेते हैं, k q और q ई दोनों को चार्ज हम लोग इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, जितना a चार्ज है उतना ही a चार्ज है, बस दोनों का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल ले लेते हैं। तो q स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय नीचे हम लोग का बच गया m r q। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा मतलब कि 2 पाई बाई टी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट k q स्क्वायर बटा m r q। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग t निकालें तो t बराबर हम लोग का आ जाएगा t इज इक्वल टू t बटा 2 पाई ही निकाल लेते हैं, t बटा 2 पाई इज इक्वल टू m r को m तो अंदर ही रहेगा, r को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इसको उल्टा कर रहे हैं, t बटा 2 पाई, तो एक r बाहर निकल जाएगा और एक r अंडर रूट के अंदर रहेगा, rm बटा यहाँ पर k q स्क्वायर, q बाहर निकल जाएगा और अंदर में रह जाएगा k। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 2 पाई r बटा q अंडर रूट r m बटा k। ठीक है, जहाँ m मास है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और r इसका क्या है, रेडियस है। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। उसके बाद एक हमारा कंसेप्ट जो है एक तो और बचा हुआ है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। उसमें हम लोग को क्या लेना है, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक जिस पर चार्ज Q दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर यहाँ पर ए ब्लॉक है जिस पर चार्ज Q रखा गया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। ठीक है, कहने का मतलब इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में QE लगेगा। ठीक है, और बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा तो अंदर में KX स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मान लेते हैं हम लोग ब्लॉक को खींच करके थोड़ा दूर ले गए। ठीक है, एक थोड़ा सा खींच करके हम लोग यहाँ पर ले आए हैं, ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डिस्प्लेस किए x। ठीक है, तो इस पर स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर के होता है कि a प्लस के एक्स होगा या फिर माइनस के एक्स होगा। ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को और इस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देते हैं। अगर इसको हम बाहर की ओर खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो होगा अंदर की ओर।
ठीक है। हम लोग जो यहाँ पर फोर्स लिख रहे हैं वो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं है, स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स है। और स्प्रिंग जो है जब इसको हम बाहर खींचेंगे तो स्प्रिंग उसको अंदर की ओर खींचेगा। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम लोग यहाँ पर एक माइनस साइन देंगे। ठीक है, और यहाँ से लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स और ए बराबर माइनस के एक्स बाई एम। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया के बाई एम के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा अंडर रूट कितना दे देगा, के बाई एम। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा निकल गया तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो के का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं के एक्स जो होगा वो बराबर होगा क्यू ई का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, के बराबर हो जाएगा क्यू ई बाई एक्स। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का ये जो तीसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम का भी टाइम पीरियड निकल गया।